हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर और स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस मीन्स राजस्व के विभाग या क्षेत्र या विषय सामग्री के विषय में जो डाल्टन की ने डेफिनेशन दी थी और हेराल्ड ग्रुप ने डेफिनेशन दी थी, हमने उसको अंडरस्टूड किया था। उससे आगे का आज हम करेंगे। तो हमने देखा कि इन प्रेजेंट टाइम जो राजस्व की जो सब्जेक्ट मैटर है उसको हमने 6 पार्ट में कैटेगराइज किया है, जिसमें हमारा फर्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब लोक या सार्वजनिक व्यय। लोक व्यय राजस्व का उसी प्रकार से एक इम्पोर्टेंस पार्ट है जिस प्रकार से उपभोग अर्थशास्त्र का। प्रोफेसर प्लेहन के अनुसार आय व्यय को एकत्रित करने तथा राज्य की अन्य वित्तीय क्रियाओं का उद्देश्य एवं साध्य है। यदि इसकी उपेक्षा की गई तो अन्य सभी क्रियाओं के उद्देश्यों को भी छोड़ना होगा। लोक व्यय के अंतर्गत अध्ययन के मुख्य विषय निम्न प्रकार हैं, जैसे कि एरिया ऑफ पब्लिक फाइनेंस, मतलब लोक व्यय का क्षेत्र, अर्थात किन किन मदों पर लोक व्यय करना चाहिए और किन किन के पर नहीं करना चाहिए। जैसे सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, मीन्स जो लोक व्यय है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनका डिवाइडेशन। नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, अर्थात लोक व्यय को करने में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 4 इफेक्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, मतलब लोक व्यय के क्या प्रभाव पड़ेंगे, अर्थात लोक व्यय का इकोनॉमी के विभिन्न सेक्टर्स में या एस्पेक्ट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हम इस पर समझते हैं। नंबर 5 कंपैरिजन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, लोक व्यय की तुलना, मतलब ये तुलना विभिन्न विभिन्न जो मदें होती हैं, आइटम्स होती हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग नेशन हैं, विभिन्न वर्गों के बीच में उस टाइप से हो सकती है। नंबर 6 प्रॉब्लम्स रिलेटेड पब्लिक फाइनेंस, मतलब इसके अंदर क्या क्या समस्याएं आती हैं और क्या क्या इनका समाधान हो सकता है। अगर हम अध्ययन के पहलू की दृष्टि से लोक व्यय के थ्योरेटिकल साइड में अगर जाएं तो इसके क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं, प्रिंसिपल या इकोनॉमी पर इसके पड़ने वाले क्या इफ़ेक्ट हैं उसकी स्टडी कर सकते हैं। और अगर अप्लाइड साइड में जाते हैं तो विभिन्न सरकारों द्वारा जो किए जाने वाले व्यय की मात्रा, क्या उसका स्ट्रक्चर है, या टाइम टू टाइम होने वाले जो चेंजिंग हैं उसका इसमें एनालाइज किया जा सकता है। इसके साथ ही इनकी आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगर इसको नॉर्मेटिव साइड में देखें, आदर्शात्मक पक्ष में देखें, तो जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं उनका वैल्यूशन करके उनके लाभकारी प्रभाव की दृष्टि से, मतलब कैसे प्रॉफिटेबल अप्रोच हो सकती है, उस दृष्टि से आवश्यक सजेशन दे सकते हैं। लोक व्यय के क्षेत्र में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनको हल करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पब्लिक रेवेन्यू, जिसको हम हिंदी में लोक आगम या सार्वजनिक व्यय कहते हैं। तो देखिए राजस्व का ये सेकंड इम्पोर्टेंस पार्ट लोक आगम होता है। लोक आगम सरकार द्वारा प्राप्त किए गए उस धन से है जिसको वापस करने की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। लोक आगम के अंतर्गत अध्ययन के जो मुख्य विषय हैं वो हम निम्न प्रकार अंडरस्टूड कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 सार्वजनिक आय का वर्गीकरण। तो सार्वजनिक आय के वर्गीकरण में हम क्या क्या उसके स्रोत हैं इसके बारे में अंडरस्टूड कर सकते हैं और क्या क्या उसके रिसोर्सेज हो सकते हैं। सेकंड है हमारा कर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स। तो कर का क्या वर्गीकरण होगा वो हम इसमें अंडरस्टूड करेंगे। कर आरोपण के सिद्धांत एवं कर आरोपण में न्याय की समस्या, मतलब कर लगाने में हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो इसमें समझेंगे। करदान क्षमता मतलब सॉल्वेंसी, इसका अर्थ होता है कि जो कुछ फैक्ट होते हैं, घटक होते हैं, उसके बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट हमारा करापात, कराघात और कर विवर्तन की समस्या।
या निर्धारित घटक। नंबर 6 है सार्वजनिक आय का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले इफेक्ट। नंबर 7 है करारोपण की विभिन्न समस्याएं एवं सुझाव। अगर यहाँ पे भी देखें इसको अध्ययन की दृष्टि से, तो इसके भी हम 3 टाइप के पहलू को देख सकते हैं। जैसे थ्योरेटिकल साइड में देखें इसके, अप्लाइड साइड या इसकी नॉर्मेटिव साइड। तो हम देखते हैं कि थ्योरेटिकल साइड में पब्लिक का मतलब जो सार्वजनिक आय के क्लासिफिकेशन, ये जो करों के प्रकार होते हैं, करारोपण के सिद्धांत हैं, करारोपण में न्याय की समस्या है, करदान की क्षमता है, तो इन सभी चीज़ों का हम इसमें स्टडी करते हैं थ्योरेटिकल साइड में, थ्योरेटिकल में। अगर हम अप्लाइड साइड में देखें, व्यावहारिक पक्ष में देखें, तो विभिन्न सरकारों की आय के क्या क्या सोर्सेज रहे हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर है, या कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं, तो हम इसका अध्ययन करते हैं। करों के आर्थिक प्रभाव, कि करों के इकोनॉमिक प्रभाव क्या बढ़ रहे हैं, कर अपवंचन मतलब कर का कोई बचाव कैसे कर पा रहे हैं, या कर की चोरी की समस्या, तो हम इन एस्पेक्ट पर भी विचार करते हैं। अगर नॉर्मेटिक साइड में देखें, तो जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर होता है उसका वैल्यूशन करके हम जो भी एसेंशियल सजेशन है वो प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे कर का जो स्ट्रक्चर है और एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हो सके और जनता को भी कम से कम कष्ट के आधार पर सरकार के पास अनुकूलतम आय प्राप्त हो सके। इसके साथ ही जो सरकार की आय है उसमें वृद्धि के लिए जो विभिन्न व्यक्तिगत व्यवस्थाएं होती हैं उनका भी पब्लिक रेवेन्यू में वैल्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पब्लिक डेप्ट मतलब लोक ऋण। देखिए इसमें बता रहे हैं कि जो आज के समय में पब्लिक डेप्ट ये भी एक राजस्व का इम्पोर्टेंस पार्ट बन गया है। जैसे कुछ कभी कुछ आर्थिक नीतियों की दृष्टि से देखें, और कभी लोकागम की दृष्टि से देखें, और कभी लोक व्यय, तो इनके अंतर की पूर्ति के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होता है, लोन लेना होता है। तो लोक ऋण की खासियत ये होती है कि गवर्नमेंट को लोन के रूप में जो भी अमाउंट का भुगतान करना पड़ता है, जनरली इस अमाउंट पर ब्याज भी दिया जाता है। तो हम देखेंगे लोक विभाग में अगर अध्ययन की दृष्टि से क्या क्या इसके प्रकार हो सकते हैं, तो जैसे लोक ऋण का क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट को किन किन सिचुएशन में और किन किन कार्यों के लिए लोक ऋण लेना पड़ता है, या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो वो इसमें आएगा हमारा लोक ऋण का क्षेत्र। सेकंड है हमारा जैसे लोक ऋण का वर्गीकरण, मतलब लोक ऋण कितने प्रकार का हो सकता है या कितने प्रकार का होता है, तो हम इसमें रखते हैं इसको। थर्ड है हमारा ऋण और कर का तुलनात्मक अध्ययन, मतलब किन परिस्थितियों में कर लगाना चाहिए और किन परिस्थितियों में ऋण द्वारा साधनों को जुटाना ठीक रहता है, तो ये चीज़ हम इसमें अंडरस्टूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंतरिक और बाह्य ऋण का तुलनात्मक अध्ययन, मतलब जो आंतरिक है बाहर से ऋण लिया है उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर है ऋण प्राप्ति की रीतियाँ, क्या क्या मेथड्स अप्लाई करेंगे ऋण को पाने के, जैसे और अगली दे रखी है ऋणों के भुगतान की नीतियाँ, क्या क्या मोड होगा जिससे ऋण का भुगतान किया जाएगा। ऐसी नेक्स्ट है 7 ऋणों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कि ऋणों का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसमें भी हम अगर थ्योरेटिकल साइड देखें और एप्लीकल साइड देखें, नॉर्मेटिव देखें, तो इसमें भी हम अलग अलग सजेशन कर सकते हैं। जैसे हम अगर थ्योरेटिकल साइड में देखें तो थ्योरेटिकल में जैसे ऋणों की आवश्यकता, सिद्धांत, वर्गीकरण, ऋण की प्राप्ति कहाँ से होगी, ऋण का पेमेंट की क्या क्या मेथड रहेंगे, तो ये सब हम थ्योरेटिकल साइड में इसके स्टडी करते हैं। और अप्लाई साइड में देखें तो जो विभिन्न सरकारें होती हैं उनके ऋण पाने के क्या क्या सोर्सेस होते हैं, और पेमेंट करने की क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं, लोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, या नेशनल इकोनॉमी पर ऋणों के प्रभाव का एनालिसिस किया जाता है इसमें। नॉर्मेटिव साइड में देखें तो जो ऋण का अरेंजमेंट है, लोन अरेंजमेंट और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर का वैल्यूशन कर आदर्शात्मक फॉर्मेट लाने की दृष्टि से सजेशन भी दिया जाता है इसमें। नंबर 4 देखें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, मतलब वित्तीय प्रशासन एवं
नियंत्रण। देखिए इसमें बता रहे हैं कि सरकार की आय में वृद्धि और उनकी विभिन्न जटिलताएं या समस्याओं के कारण जो हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भाग का महत्व भी आप मॉडर्न टाइम में बढ़ता चला जा रहा है। वित्तीय प्रशासन का मतलब होता है सरकार की एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट, मतलब शासन व्यवस्था या संगठन, जिसके द्वारा सरकार अपनी वित्तीय क्रियाओं को अरेंजमेंट करती है। इस भाग के अंतर्गत हम इसके जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उनको इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि बजट का निर्माण, पारित करना और उसको क्रियान्वित करना, कर इकट्ठा करने के लिए अरेंजमेंट करना, व्यय व्यवस्था का संचालन या लोक वित्त का अंकेक्षण और उस पर जो नियंत्रण आदि होता है। तो ये हम चौथा पॉइंट था हमारा, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन कंट्रोल। फिफ्थ नंबर देखते हैं, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और फिशल पॉलिसी, मतलब आर्थिक स्थायित्व या राजकोषीय नीति। इसमें बताया गया है, देखिए सन 1930 की विश्वव्यापी मंदी की समस्या के बाद से राजस्व में एक नया भाग राजकोषीय नीति मतलब फिशल पॉलिसी और ऐड हो गया, जिस समय 1930 में विश्वव्यापी मंदी आई थी। यद्यपि राजकोषीय नीति की धारणा का जो प्रयोग है वो हम राजस्व, मुद्रा, बैंकिंग या जो व्यापार साइकिल है, बिजनेस साइकिल है, तो उसके क्षेत्रों में संयुक्त रूप से होता रहा है, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण संबंध है वो हमारा राजस्व ही है, पब्लिक फाइनेंस ही है। तो इसी भाग को राजस्व का स्थिरीकरण शाखा मतलब स्टेबलाइजेशन ब्रांच कहते हैं, या इसको कंपनसेटरी फाइनेंस, क्षतिपूरक वित्त का या कार्यात्मक वित्त, फंक्शनल फाइनेंस, इसके नाम से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। राजस्व के रेफरेंस में देखें तो फिशल पॉलिसी को डिफाइन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और इनकम की पॉलिसीज़ को नेशनल इनकम, प्रोडक्शन या रोजगार पर इच्छित प्रभाव डालने या अवांछित प्रभाव को रोकने के लिए प्रयुक्त होती है। इच्छित प्रभाव होते हैं जो हमारे अनुकूल होते हैं और वांछित प्रभाव होते हैं जो हमारे प्रतिकूल होते हैं। तो आगे का पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेडरल फाइनेंस। देखिए संघीय वित्त ये लोकतांत्रिक शासन में राजस्व की विषय सामग्री का एक महत्वपूर्ण पहलू संघीय वित्त होता है। इसके अंतर्गत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन होते हैं उसके सिद्धांत, आय व्यय के मदों के बंटवारे की व्यवस्था, ऋण व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ ही उनमें जो आपसी सहयोग होता है, समन्वय की दृष्टि से आवश्यक पहलू पर विचार किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।